हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल फिजिक्स हब में। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि लाइट के बिहेवियर क्या क्या होते हैं, लाइट के नेचर कितने तरह के होते हैं, लाइट किन किन बिहेवियर को फॉलो करती है। तो आइए एक बार जल्दी से हम लोग उस पिछले लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं कि लाइट के नेचर क्या क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि लाइट के पास दो तरह के नेचर हैं। पहला, उसके पास पार्टिकल्स के नेचर भी हैं और दूसरा, उसके पास वेव के नेचर भी हैं। मतलब कि लाइट दो नेचर को फॉलो करती है और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लाइट एक साथ दोनों नेचर को भी फॉलो कर लेती है। मतलब कि वो पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करती है, वो वेव नेचर को भी फॉलो करती है और वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को फॉलो करती है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था। आज के लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे कि लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है, लाइट के प्रोपोगेशन का पाथ कैसा होता है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी ये जानते होंगे कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करती है, लेकिन आप में से कुछ ही को ये पता होगा कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो क्यों करती है, उसके पहले उसका कौन सा बिहेवियर, उसका कौन सा नेचर काम करता है। तो आइए हम इस टॉपिक को समझते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन को क्यों फॉलो करती है। तो इस कंसेप्ट को हम समझेंगे फर्माट्स प्रिंसिपल और लीस्ट टाइम से। पेरी डी फर्माट्स एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने लाइट के बारे में 1652 में एक ये स्टेटमेंट दिया कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में लाइट हमेशा क्विकेस्ट पाथ को चूज करती है। अगर लाइट को मोशन करना है दो पॉइंट्स के बीच में तो वो हमेशा जो सबसे क्विकेस्ट पाथ होगा उसी को चूज करेगी। अब हम समझते हैं ये कि वो क्विकेस्ट पाथ क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये क्विकेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना हो तो क्विकेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ वेरी कर सकता है। क्विकेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ वेरी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही इसका क्विकेस्ट पाथ हो। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से कि अगर हमें P से Q जाना है, एक रोड को फॉलो करके, लेकिन इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा रश है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। तो अगर लाइट को P से Q जाना होता तो वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं है, वो किसी लंबे रास्ते को भी तय कर सकती है, बशर्ते कि वो रास्ता कम टाइम टेकन हो इस स्ट्रेट लाइन के। तो फर्माट्स ने यही बताया कि किसी दो पॉइंट के बीच लाइट हमेशा वो रास्ता चूज करती है जो क्विकेस्ट हो। क्विकेस्ट और शॉर्टेस्ट में आप ये अंतर समझ सकते हैं इससे कि क्विकेस्ट रास्ता केवल स्ट्रेट लाइन ही नहीं, वो कोई भी रास्ता हो सकता है, बशर्ते उसको ट्रेवल करने में, उस पॉइंट पे पहुंचने में उस रास्ते से कम समय लगे। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है टाइम सबसे कम लगे, लेंथ मैटर नहीं करता। तो फर्माट्स के इस प्रिंसिपल ने हमें ये बताया कि लाइट अगर दो पॉइंट के बीच ट्रेवल कर रही है तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी जब तक कि उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए। तो ये लॉजिक था लाइट के स्ट्रेट लाइन मोशन के पीछे। इस लॉजिक को बताने के पीछे मेरा मोटो ये है कि आप इस टॉपिक की गहराई तक पहुँचें। अच्छे एग्जाम्स के क्वेश्चन इस टॉपिक पर कैसे बनते हैं, इन सब प्रिंसिपल से बनते हैं जो जनरली सबको बताया नहीं जाता और उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। इस बेसिक्स को समझने के लिए हमने ये प्रिंसिपल आपको इंट्रोड्यूस किया। इस पे क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लाइट को ट्रेवल करना है, सबसे कम टाइम में कौन सा रास्ता होगा। अगर आप ये जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी, चूँकि आपने क्वेश्चंस के कंडीशन को नहीं पढ़ा अच्छे से, तो आप ये सीधा टिक करके आएंगे आंसर, लेकिन एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा तो ये वाला आंसर सही दिखेगा। तो इन सब छोटी छोटी गलतियों को दूर करने के लिए हम ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो फर्माट्स के इस प्रिंसिपल को हम एक लाइन में समराइज करते हैं, वो गोल्डन लाइन होगी, उसे आप हमेशा याद रखिएगा। इस लाइन को याद करके, इस लाइन के सहारे हम
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सारे चीज़ को प्रूफ करेंगे, इन सारे चीज़ों को इसके द्वारा प्रूफ करेंगे। वो लाइन है लाइट इज ऑलवेज इन हरी। लाइट को हमेशा जल्दी होती है। वो जल्दी किस चीज़ की होती है? वो जल्दी समय की होती है कि लाइट हमेशा किसी दो पॉइंट्स के बीच जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है। तो इस गोल्डन लाइन को आप सभी याद करके रखें। अगला टॉपिक है हमारा प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट प्रोपोगेट कैसे करती है उसका एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। उस स्टेटमेंट में ये बताया गया कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है तब तक जब तक कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ना जाए। तो मैं आपको वो स्टेटमेंट दिखाता हूँ। लाइट के प्रोपोगेशन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें ये बताया गया कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन ए मीडियम, इट चेंजेस ओनली व्हेन द मीडियम चेंज। मतलब कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करके ट्रेवल करती है तब तक जब तक कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश न करे। अगर मीडियम चेंज होता है तभी लाइट के डायरेक्शन में चेंज आता है, अदरवाइज वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी। इस स्टेटमेंट को बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो अब हम लाइट के एक दो प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। अब तक इस मॉडर्न साइंस में जितने भी पार्टिकल्स की खोज हुई है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स की खोज हुई है, उन सब में लाइट की स्पीड अब तक की सबसे मैक्सिमम स्पीड पाई गई है। लाइट के स्पीड से ज़्यादा किसी भी चीज़ की स्पीड अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने खोज नहीं की है। और वो स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट उसकी अप्रॉक्स वैल्यू, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है और ये लाइट के स्पीड की एग्जैक्ट वैल्यू होती है। अब तक ऐसे किसी भी पार्टिकल की खोज नहीं हुई है जिसकी स्पीड लाइट के स्पीड से ज़्यादा हो। ये पहली प्रॉपर्टीज़ है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी आसानी से ट्रेवल कर लेता है। तो नो मीडियम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल। जैसा कि हम साउंड वेव में जानते हैं कि अगर साउंड वेव को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करना है या ट्रेवल करना है तो उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम के पार्टिकल के कंप्रेशन और एक्सपेंशन से ट्रांसफ़र होकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है। लेकिन लाइट के केस में ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे लाइट की रे क्या होती है। व्हाट इज़ लाइट रे? तो द पाथ फॉलोड बाय लाइट टू ट्रेवल इज कॉल्ड लाइट रे। तो लाइट जिस पाथ को फॉलो करके ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं लाइट रे। अब चूंकि हमने ये जाना कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो लाइट रे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे। अब एक और छोटा सा कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे कि लाइट को हमेशा रे ही क्यों बोला जाता है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो लाइट लाइन या लाइट लाइन सेगमेंट ये क्यों नहीं बोलते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइट किसी सोर्स से इमिट होकर इनफाइनाइट तक जाने के लिए एक यूनिडायरेक्शनल मोशन को फॉलो करती है। तो अब हम ये समझते हैं कि लाइट को रे ही क्यों बोलते हैं। लाइट को रे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक एंड फिक्स, मतलब कि सोर्स वाला एंड फिक्स और ट्रेवल करने वाला एंड फ्री होता है मोशन के लिए। अब लाइट को लाइन इसलिए नहीं बोलते, लाइन सेगमेंट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसके दोनों एंड फिक्स हैं और एक एंड फिक्स है ये तो वैलिडेट करता है कि वो सोर्स से निकली होगी, लेकिन दूसरा एंड फिक्स है ये इसके वैलिडेशन को रॉन्ग प्रूफ करता है। इसलिए हम लाइट रे बोलते हैं, लाइट लाइन नहीं बोलते, लाइट लाइन सेगमेंट नहीं बोलते। ये रे है, ये लाइन सेगमेंट है, ये रे है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है। तो लाइट की प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए
लाइट के कैरेक्टर को फॉलो करने के लिए हम उसे लाइट रे बोलते हैं, ना कि लाइट लाइन सेगमेंट या लाइट लाइन बोलते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, इसको समझ के आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। जो बड़े बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट को लेकर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज बीम और बीम कितने तरह का होता है। तो अब हम पढ़ेंगे लाइट बीम के बारे में। हमने लाइट रे के बारे में समझा कि लाइट को रे क्यों बोलते हैं। अब समझेंगे लाइट बीम क्या होती है। व्हाट इज लाइट बीम? द बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम। मतलब कि अगर एक साथ बहुत सारी लाइट रेज आ रही हो तो उसे बोलेंगे लाइट बीम। तो लाइट बीम 3 तरह के होते हैं। पहला पैरेलल बीम, दूसरा कन्वर्जेंट बीम, तीसरा डाइवर्जेंट बीम। अब हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि कन्वर्जेंट बीम क्या होता है, डाइवर्जेंट बीम क्या होता है और पैरेलल बीम क्या होता है। बीम जिनकी सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं उसको बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब दूसरा है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो वैसी बीम ऑफ लाइट जिसकी सारी रेज एक पॉइंट के टुवार्ड, एक पॉइंट के तरफ कन्वर्ज करती हुई दिखती हैं, उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब तीसरा पॉइंट है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट वैसी बीम ऑफ लाइट हैं जिसमें सारी रेज किसी पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में इमिट होती हुई दिखती हैं। तो हमने 3 तरह के बीम्स को पढ़ा। पहला पैरेलल बीम, दूसरा कन्वर्जेंट बीम और तीसरा डाइवर्जेंट बीम। अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के सोर्स क्या होते हैं, लाइट के सोर्स कितने तरह के होते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट को हमने 2 कैटेगरी में डिसाइड किया हुआ है, हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला कैटेगरी होगा ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन और दूसरा कैटेगरी होगा ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ लाइट। तो हम देखते हैं सोर्स ऑफ लाइट। ए बॉडी विच इमिट्स लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। वैसी बॉडी जो लाइट इमिट करती हो उसे बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट। इसमें डायमेंशन के बेसिस पे 2 तरह के सोर्स होते हैं। पहला पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स वैसा सोर्स होता है जिसमें एक पॉइंट के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में लाइट की रेज इमिट होती हैं। किसी एक पॉइंट के थ्रू आउटवर्ड डायरेक्शन में लाइट की रेज इमिट होती हैं, उसे बोलते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। और दूसरा है एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। इसमें कुछ डायमेंशन होता है, ये एक्सटेंडेड सोर्स होता है, ये एक्सटेंडेड सरफेस होते हैं इसमें, इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन के अलोंग लाइट की रेज इमिट होती है। आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ये जो आप बल्ब देख रहे हैं, ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है, एक बल्ब के अराउंड लाइट की रेज इमिट हो रही हैं, तो उसे बोलेंगे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इवन हमारा सन भी एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है हमारे अर्थ के लिए, क्योंकि सन एक पॉइंट की तरह दिखता है और उससे लाइट इमिट होती है हर डायरेक्शन में। और एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे कि ये ट्यूब लाइट है, ये एक ट्यूब लाइट है, इसमें एक डायमेंशन है और इसके थ्रू लाइट्स हर डायरेक्शन में इमिट हो रही हैं, तो इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे कि लाइट इमिशन के बेसिस पर कितने तरह के सोर्स होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लाइट इमिशन के बेसिस पे कितने तरह के सोर्स होते हैं लाइट के। पहला सोर्स है लुमिनस सोर्स। एन ऑब्जेक्ट विच इमिट इट्स ऑन लाइट इज कॉल्ड लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। मतलब कि वैसा ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट इमिट करता हो उसे बोलेंगे लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि ये बल्ब, ये सन, हमारा ये बल्ब, ये सन, ये दोनों के पास अपनी खुद की लाइट होती है इमिट करने के लिए, इसलिए इन्हें बोलते हैं लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। और दूसरा होता है नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। वैसे लाइट सोर्स जिनके पास खुद अपनी लाइट नहीं होती है इमिट करने के लिए, वो किसी लुमिनस सोर्स से आने वाली लाइट की वजह से विजिबल होते हैं, उनको बोलते हैं नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। तो ए बॉडी विच डज नॉट इमिट लाइट बट visible because light from luminous source fall on it। जैसे कि ये हमारा वाइट बोर्ड, ये मार्कर, ये हम जितनी भी चीज़ें अभी देख रहे हैं, ये वुड, मतलब कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बल्ब से निकलने वाली लाइट इनके ऊपर पहुंच रही है, तब ये हमें विजिबल हो रहे हैं।
मतलब कि वैसे लाइट सोर्स जिनके पास खुद की लाइट नहीं है लेकिन दूसरे लाइट सोर्स से आने वाली लाइट की वजह से वो विजिबल हो रहे हैं, उन्हें बोलेंगे नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। तो अब हम पढ़ेंगे मीडियम ऑफ लाइट। लाइट का मीडियम क्या होता है, लाइट किस मीडियम में ट्रेवल करती है। सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट या टेंड्स टू प्रोपोगेट, मतलब कि वैसा सब्सटेंस, वैसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट या तो प्रोपोगेट करे या प्रोपोगेट करने की टेंडेंसी रखती हो, उसे बोलते हैं मीडियम ऑफ लाइट। इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला ट्रांसपेरेंट मीडियम, दूसरा ओपेक मीडियम और तीसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम वैसा मीडियम होता है, ए मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल फ्रीली या पास इजिली थ्रू इट, मतलब कि वैसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट आसानी से ट्रेवल कर सके या आसानी से पार कर सके, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा मीडियम ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम वैसा मीडियम होता है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती है, जिसको लाइट क्रॉस नहीं कर सकती। तो ए मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट ट्रेवल या पास इज कॉल्ड ओपेक मीडियम। और तीसरा और आखिरी मीडियम आता है ट्रांसलूसेंट मीडियम, वैसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल तो करती है लेकिन उसकी इंटेंसिटी रैपिडली डिक्रीज होती है। कहने का मतलब ये है कि लाइट उसके थ्रू पास तो करती है लेकिन जो पास आउट लाइट होती है, जो पास्ट लाइट होती है, उसकी इंटेंसिटी पहले वाले लाइट की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो इसका डिफिनीशन ये है कि ए मीडियम थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल सम डिस्टेंस बट इंटेंसिटी डिक्रीज रैपिडली, मतलब कि वैसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट आसानी से ट्रेवल कर सकती है कुछ दूरी तक, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत तेज़ी से घटती है, वैसे मीडियम को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो आइए हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये ग्लास जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है क्योंकि इसके थ्रू लाइट आसानी से इस पार से उस पार हो सकती है। तो ये ग्लास है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब हम बात करते हैं ओपेक मीडियम की। ये वुडन ब्लॉक एक ओपेक मीडियम है, इसके थ्रू लाइट पास हो ही नहीं सकती, तो इसको बोलेंगे ओपेक मीडियम। और अब बात करते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम की। ट्रांसलूसेंट मीडियम ये ऑयल्ड पेपर है जिसके थ्रू लाइट पास तो कर रही है लेकिन उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जा रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है तो क्या क्या वहाँ पे होता है, कौन कौन सी फेनोमेनाज वहाँ पे अकर होती हैं अगर लाइट किसी सरफेस पे फॉल कर रही है तो। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके लॉज क्या होते हैं, उसके कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उनको हम समझेंगे। और सबसे मेन पॉइंट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे प्रूफ किया गया ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। वो वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप सब जानते होंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लेकिन कैसे होता है वो आपको शायद अब तक न पता हो। अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो मेरे अगले लेक्चर के वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैं सबसे बेस्ट वे से डिस्क्राइब करूँगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे प्रूफ हुआ। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट मैसेज के थ्रू अपना क्वेश्चन या अपनी क्यूरी को पूछ सकते हैं। मैं जितने कम समय में हो सकेगा उस क्यूरीज को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस वीडियो को अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनकी इन्हें सख्त ज़रूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।